एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई नो बहुत दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं, बीच में कुछ इश्यूज़ हो गए थे जिसकी वजह से क्लासेस लेना पॉसिबल नहीं हो पाया था। बट नाउ ऑनवर्ड्स अब रेगुलर क्लासेस होंगी और हम पूरी तरीके से कॉन्सिस्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे 12 मार्च के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु आर द टारगेटेड बेनिफिशरीज ऑफ UPI 123 पे फैसिलिटी रिसेंटली लॉन्च बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में जो UPI 123 पे की फैसिलिटी जारी की है, उसके टारगेटेड बेनिफिशरीज कौन है, मतलब किन लोगों के लिए ये फैसिलिटी लॉन्च की गई है। आंसर है फीचर फोन यूजर्स, ठीक है। और इसके लिए 24/7 एक हेल्पलाइन नंबर भी लॉन्च किया गया है जिसका नाम है DG साथी। तो ये जो फैसिलिटी है UPI 123 पे की, ये कस्टमर्स को अलाउ करेगी कि वो हर तरह का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं एक्सेप्ट स्कैन एंड पे, ठीक है। मतलब ये फैसिलिटी सिर्फ इसमें नहीं रहेगी, साथ ही साथ एक बहुत खास बात क्या है इसकी कि इसमें किसी भी तरह के इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है ट्रांजैक्शन करने के लिए। फाइन, ठीक है। इसके अलावा अब कुछ रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि वीकेंड है तो रिवाइज करना ज़रूरी है। सबसे पहले हमने देखा था कि HDFC बैंक को कुछ दिनों पहले बेस्ट प्राइवेट बैंक इन इंडिया का खिताब मिला था। कहाँ पे? ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स 2021 में, ठीक है। हेडक्वार्टर्स कहाँ है इस बैंक का? मुंबई में। और अभी प्रेजेंट में इसके CEO हैं शशिधर जगदीशन, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा कि RBI ने सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन 2 पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स का कैंसिल कर दिया था। किसका? मुथूट व्हीकल एंड असेट फाइनेंस लिमिटेड, और सेकंड है इको इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। क्या रीजन था? क्योंकि ये नॉन कंप्लायंट पाए गए थे विद द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि RBI ने कुछ दिनों पहले लाइसेंस कैंसिल किया था इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड नासिक का, ठीक है। और रीज़न क्या था कि बैंक के पास सफिशिएंट अमाउंट नहीं था, इनके पास एडिक्वेट कैपिटल नहीं था। इसका मतलब ये कंप्लाई नहीं कर रहे थे विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 56 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ठीक है। इसके अलावा RBI ने कुछ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किए हैं इंडियन मर्सेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के ऊपर, जिसके अंदर अब ये भी एक लिमिटेशन है कि 1 लाख रुपए के ऊपर ये लेन देन नहीं कर सकते हैं विदाउट RBI के अप्रूवल के, ठीक है। तो अब इनको किसी भी तरह का अगर लोन या फिर एडवांस ग्रांट करना है या फिर कुछ भी करना है तो इनको इसके पहले RBI से अप्रूवल लेना मस्ट है, ठीक है। तो ये जो इन्होंने रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की है RBI ने इस बैंक के ऊपर, ये 6 महीने तक रहने वाली है या फिर जब तक आगे फर्दर ऑर्डर्स नहीं आते हैं तब तक के लिए रहेगी, ठीक है। इन सब चीज़ों के अलावा हमने देखा था कि 14 से लेकर 18 फरवरी तक RBI ने सेलिब्रेट किया था अपना फाइनेंशियल लिटरेसी वीक, ताकि जो फाइनेंशियल एजुकेशनल मैसेज होते हैं उनको प्रमोट किया जाए। और इस साल की थीम क्या थी आपको ये कमेंट्स में बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इंडिया साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच कंट्रीज टू इम्प्लीमेंट द BBIN मोटर व्हीकल्स एग्रीमेंट। सबसे पहले BBIN क्या है? कंट्रीज का नाम अगर आपको पता होगा तो आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। BBIN स्टैंड करता है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल, ठीक है। तो हाल ही में इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल ने एक MOU फाइनलाइज कर लिया है कि वो अब BBIN मोटर व्हीकल्स एग्रीमेंट को इनेबल कर देंगे, ठीक है। याद रखिएगा कि भूटान ने इसमें पार्टिसिपेट किया था एज जस्ट ऑब्जर्वर, ठीक है। तो रेस्ट 3 कंट्रीज कौन सी हो गई? इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल। क्या एम है इस पर्टिकुलर मीटिंग का? जो BBIN होता है उसका एम है जो रीजनल ट्रेड है और कनेक्टिविटी है उसको इन्हांस करना। फाइन, तो सिंपली 2 चीज़ें याद रखिएगा। सबसे पहले इसमें कौन सी कंट्रीज आती हैं? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल। और याद रखिएगा भूटान इस मीटिंग में सिर्फ ऑब्जर्वर था, ठीक है। इसके अलावा कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि इंडिया का
सबसे बड़ा मतलब लार्जेस्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे ओपन किया गया है? दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पे गुरुग्राम में। ठीक है, इसकी कैपेसिटी कितनी है? लगभग 100 चार्जिंग पॉइंट्स 4 व्हीलर्स के लिए। ठीक है, तो पहले इसके इंडिया का लार्जेस्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ था? नावी मुंबई में। इसके पास टोटल 16 AC और 4 DC चार्जिंग पॉइंट्स थे। तो क्यों इंपॉर्टेंट है ईवीज इतने ज़्यादा, ईवी चार्जिंग स्टेशंस? क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, इनको बूस्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो चार्जिंग स्टेशन जब डेवलप होंगे तो नियर बाय हम क्या कर सकते हैं, जो ईवी की इंडस्ट्री है उसको इंडिया में इंकरेज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसके अलावा नेपाल की बात करें अगर, तो नेपाल इसलिए भी न्यूज़ में था क्योंकि इंडिया ने हाल ही में ये डिसाइड किया था कि हम अपने लिपुलेख वाले पास के एरिया को वाइडन करेंगे, मतलब उसको चौड़ा बनाएंगे। ठीक है, और हुआ ये था कि जो नेपाल की रूलिंग पार्टी थी उन्होंने एक स्टेटमेंट रिलीज कर दिया था कि हमें इससे दिक्कत हो रही है, आप ये नहीं कर सकते हैं। और उन्होंने ये भी डिमांड की थी कि जो इंडिया है वो अपने ट्रूप्स को उस रीजन से हटा ले। ठीक है, तो बस यही न्यूज़ थी। तो लिपुलेख वाला एरिया इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बात कालापानी रीजन में लाई करता है और ये इंपॉर्टेंट है वहाँ के कैलाश मानसरोवर पिलग्रिमेज के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा लिपुलेख पास इस वजह से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा नेपाल न्यूज़ में था अपने चीफ जस्टिस की वजह से। कौन से चीफ जस्टिस? चुलेन्द्र शमशेर राणा। तो ये चीफ जस्टिस थे नेपाल के और हाल ही में इनको इम्पीचमेंट प्रोसेस में लाया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सेकंड चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल हैं पिछले 7 सालों में जिनको कि इम्पीचमेंट फेस करना पड़ा है और फाइनली इनको गिल्टी पाया गया और इनको सस्पेंड कर दिया गया। तो इनके बाद जो सीनियर मोस्ट जज थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ नेपाल में मिस्टर दीपक कर्की, ये फिलहाल इनकी पोजीशन संभाल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज परम गंगा विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली? तो हाल ही में नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन ने परम गंगा को डिप्लॉय किया है, जो कि एक सुपर कंप्यूटर है। कहाँ पे? IIT रुड़की में। और इस पर्टिकुलर सुपर कंप्यूटर की कैपेसिटी कितनी है? 1.66 पेटाफ्लॉप्स, बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और NSM की बात करें तो ये ज्वाइंटली ड्राइव करता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, किसके साथ मिलके? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, इम्प्लीमेंट कौन करता है? CDAC मतलब सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग और IISc मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। फाइन, अब इसके अलावा एक और सुपर कंप्यूटर हमने पिछले दिनों देखा था जिसका नाम था परम प्रवेगा। इसको कमीशन किया था IISc बेंगलुरु ने और डिज़ाइन किसने किया था? CDAC ने। ठीक है, तो ये भी इंडिया का बहुत पावरफुल सुपर कंप्यूटर है। इसके अलावा याद रखिएगा कि सैमसंग ने कंपनी इंटेल को सरपास कर लिया है और ये बन गई है अब दुनिया की सबसे बड़ी लीडिंग चिप मेकर कंपनी, अगर हम रेवेन्यू के टर्म्स में बात करें 2021 के लिए। ठीक है, तो सैमसंग अब दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनी हो गई है। सैमसंग कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है? साउथ कोरिया, और इंटेल है USA की। ठीक है, देखिए इसके अलावा जियोमारा कैस्ट्रो ये बन गई है हाल ही में पहली फीमेल प्रेसिडेंट। कौन सी कंट्री की? होंडुरस। ठीक है, फिर है मिस्टर एंटोनियो कोस्टा, ये री इलेक्ट हुए हैं एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोर्तुगल। ठीक है, इसके बाद है पॉल हेनरी सैंडिगो डैमिबा, इनको बनाया गया है इंटरिम प्रेसिडेंट बुर्किना फासो का। ठीक है, याद रखिएगा इजराइल ऐसी पहली कंट्री है जो कि ड्रोन्स को अलाउ कर चुकी है सिविलियन एयर स्पेस में। इसके अलावा दुबई लॉन्च करने वाली है दुनिया की सबसे पहली हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग बोट जिसका नाम होगा द जेट। ठीक है, अब आपको कमेंट्स में बताना है कि हाल ही में नए प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं जर्मनी के। क्या इनको री इलेक्ट किया गया है या फिर ये कौन है, आपको सिंपली बताना है, मैं कोई भी हिंट नहीं देने वाली हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, विच इंडियन स्टेट लॉन्च कौशल्य मातृत्व योजना? सो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने हाल ही में लॉन्च किया है कौशल्य मातृत्व योजना और इस स्कीम के अंदर में फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करी जाएगी 5,000 रुपये देके उन औरतों को जो अपने सेकेंड गर्ल चाइल्ड को बर्थ देती हैं। ठीक है, और इसके लिए इन्होंने एक योजना भी लॉन्च की जिसका नाम है कन्या विवाह योजना, सखी वन स्टॉप सेंटर टेलीफोन डायरेक्टरी के साथ साथ। ठीक है, तो सिंपली याद रखिएगा ये योजना कौन से पर्टिकुलर स्टेट की है? आंसर है छत्तीसगढ़। ठीक है, हमने कुछ दिन पहले देखा था कि गवर्नमेंट ऑफ झारखंड ने हाल ही में ये डिक्लेयर किया है कि स्टेट की फूड सिक्योरिटी स्कीम के अंदर में अब हर फैमिली मेंबर को
1 किलो तक की दाल दी जाएगी। किस प्राइस पे? 1 रुपये के ऊपर, ठीक है, हर महीने। और ये जो कॉस्ट की लागत आएगी ये कौन बॉन्ड करेगा, मतलब किसके ऊपर ये जाएगा? स्टेट के ऊपर। स्टेट अपने ऊपर उसकी जिम्मेदारी ले रहा है। और क्या लागत आएगी? लगभग 2552.8 करोड़ रुपीस। इतना अमाउंट एलोकेट कर दिया गया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022 से 23 तक के लिए, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की बात करें तो इन्होंने लॉन्च की है अपनी एक स्कीम जिसका नाम है राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, ठीक है। तो इसके अंदर में फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड की जाती है उन लैंडलेस लेबरर्स को जिनके पास बिल्कुल भी लैंड नहीं होती है और जो कि रूरल एरियाज में रहते हैं। तो हाल ही में लगभग 2,000 रुपये ईच प्रोवाइड किए गए 3.55 लाख बेनिफिशरीज को इसके फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के तहत, ठीक है। तो ये सिंपली याद रखिएगा कि ये योजना बिलोंग करती है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को, ठीक है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने हाल ही में इम्प्लीमेंट किया है वन नेशन वन राशन कार्ड प्लान को अपने स्टेट में। और उसी के साथ ये जो प्लान है ये अब ऑपरेशनल है 35 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में, जो कि कवर करता है ऑलमोस्ट 96.8% ऑफ 77 करोड़ NSA बेनिफिशरीज को, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर योजना में क्या होता है, अब जो यहाँ के लोग हैं छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के, वो पूरी कंट्री से कहीं से भी अपना फूड ग्रेन कोटा उठा सकते हैं, नो मैटर वो छत्तीसगढ़ से ले रहे हैं या फिर कहीं से भी ले रहे हैं। जो भी स्टेट्स ने वन नेशन वन राशन कार्ड को इम्प्लीमेंट कर लिया है सिर्फ वहाँ से, ठीक है। तो ये अनाउंस किसने किया? डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने। क्या बता सकते हैं 2028 के लिए समर ओलंपिक गेम्स का वेन्यू क्या रहने वाला है? अपने जवाब आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच यूनियन मिनिस्ट्री अवार्ड्स विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार? तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने हाल ही में विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार को और नेशनल सेफ्टी अवार्ड को प्रेजेंट किया है, ठीक है। और ये जो VRP है, मतलब विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार है, ये दिया जाता है उन वर्कर को या फिर उन ग्रुप ऑफ वर्कर्स को जिनका कोई भी ओपिनियन या फिर कोई भी व्यू काम करता है वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव करने में, ठीक है। तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो सेफ्टी परफॉर्मेंस होता है किसी भी इंडस्ट्री के एस्टैब्लिशमेंट के लिए, उसको अगर इनका ओपिनियन हिट करता है, मतलब इम्प्रूव करता है, तो फिर उनको ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इसके अलावा आपने सेट्स के बारे में सुना होगा। ये क्या है? स्मार्ट इवेंट ट्रैकिंग सिस्टम, ठीक है। और ये एक तरह का इन हाउस सॉफ्टवेयर है। कौन से मिनिस्ट्री का? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, ठीक है। तो एक तरह का ये नया टूल है जो कि गूगल मैप बेस्ड प्लानिंग के ऊपर बेस्ड है। क्या काम करता है ये? जो प्रॉब्लम है कैटल का, जो ट्रैक के ऊपर बार बार आ जाते हैं और ट्रेन के नीचे आ जाते हैं फाइनली, उनसे टैकल करने का, ठीक है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है इसको फंक्शनल बनाया गया फिलहाल आगरा डिवीजन में, और आगे नियर बाय फ्यूचर में इसको अदर डिविजन्स में भी अडॉप्ट किया जाएगा, ठीक है। तो जो प्रयागराज बेस्ड नॉर्थ सेंट्रल रेलवे है, इसने लगभग 6500 ऐसे कैटल रन ट्रेन्स वाले केसेस देखे। और ये जो जोन है ये होस्ट करता है पार्ट्स ऑफ दिल्ली हावड़ा एंड दिल्ली मुंबई कॉरिडोर्स, ठीक है। तो सिंपली याद रखिएगा कि जो सेट्स है इसका फुल फॉर्म क्या है? सबसे पहले स्मार्ट इवेंट ट्रैकिंग सिस्टम, और ये इन हाउस सॉफ्टवेयर है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का। देखिए इसके अलावा कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज मिनिस्ट्री ने नोटिफाई किया था कंपेंसेशन टू द विक्टिम्स ऑफ हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट स्कीम को, ठीक है। और ये कब से एक्टिव हो जाएगी? फ्रॉम 1 अप्रैल 2022, ठीक है। तो अब इस पर्टिकुलर स्कीम में क्या होगा? किसी भी हिट एंड रन केस के अंदर में अगर जो विक्टिम है उसकी डेथ हो जाती है तो जो उनके रिश्तेदार हैं उनको 2 लाख रुपए का कंपेंसेशन प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन अगर उस विक्टिम की डेथ नहीं होती है, सिर्फ बहुत सारी इंजरीज हैं, सीवियर इंजरीज हैं, तो फिर जो इनके रिश्तेदार हैं उनको 50,000 रुपये का अमाउंट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। पहले ये कितना दिया जाता था? 12,500 रुपये। तो सिंपली इसकी लिमिट बढ़ा दी गई है, ठीक है। तो बहुत इजी लैंग्वेज में इतना याद रखिएगा कि अगर विक्टिम की डेथ होती है तो 2 लाख रुपये दिए जाएंगे, अगर सीवियर इंजरी है, डेथ नहीं होती है, तो फिर 50,000 रुपये हैं रिश्तेदारों के लिए, ठीक है। देखिए इसके अलावा हमने देखा था कि हमारे MSME के मिनिस्टर हैं नारायण राणे, इन्होंने हाल ही में इनॉग्रेट किया था MSME कॉन्क्लेव। कहाँ पे? सिंधुदुर्ग। कहाँ पे है ये? महाराष्ट्र में, ठीक है। और इसी के साथ इन्होंने ये भी अनाउंस किया था कि MSME टेक्नोलॉजी सेंटर को इस्टेब्लिश किया जाएगा। कितनी लागत के साथ? 200 करोड़ रुपए। कहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा? सिंधुदुर्ग में, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 6, दलित बंधु स्कीम इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ विच इंडियन स्टेट? तो दलित बंधु स्कीम इनिशिएटिव है तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट का और हाल ही में लगभग 17,800 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए इस साल के बजट के अंदर में। ठीक है, तो इस स्कीम में होता क्या है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से 100 मेंबर्स को सेलेक्ट किया जाएगा और उनको 10 लाख रुपए दिए जाते हैं ताकि वो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी सकें। ठीक है, और इसके लिए गवर्नमेंट ने एलोकेट किए हैं 1190.8 करोड़ रुपीज़ इस स्कीम के लिए और अगले साल भी इसको एक्सपैंड किया जाएगा। ठीक है, तो सिंपली आपसे पूछा जाएगा कि ये स्कीम कौन से स्टेट की है, आंसर है तेलंगाना। अब तेलंगाना की बात करें तो याद रखिएगा ये फर्स्ट था इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ श्याम प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। ठीक है, तो 2 डिस्ट्रिक्ट थे यहाँ पे, सांगारेड्डी और कामारेड्डी। ये दोनों ही डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट और सेकेंड पोजीशंस पे थे अमंग द 300 क्लस्टर्स जिनको कि इम्प्लीमेंट करना था इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को। ठीक है, एम क्या था इस मिशन का, जो लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको इन्हांस करना और जो बेसिक सर्विसेज हैं उनको इम्प्रूव करना। ठीक है, साथ ही साथ वेल प्लान्ड क्लस्टर्स को क्रिएट करना। देखिए, इसके अलावा हरियाणा की बात करें तो हरियाणा गवर्नमेंट ने हाल ही में प्रेजेंट किया है 1.77 लाख करोड़ रुपीस का बजट अपने फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 के लिए। ठीक है, तो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने ये भी अनाउंस किया कि सुषमा स्वराज अवार्ड अब प्रेजेंट किया जाएगा वुमेन को वहाँ पे, ताकि ऑनर किया जाए उनके सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन के लिए या उनके अचीवमेंट के लिए डिफरेंट फील्ड्स में। ठीक है, तो सिंपली पूछा जा सकता है कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने कि इंस्टीट्यूट किया है सुषमा स्वराज अवार्ड को, ताकि वहाँ की जो वुमेन हैं उनके अचीवमेंट्स को ऑनर किया जा सके। आंसर है हरियाणा। इन सब चीज़ों के अलावा हमने देखा था कि उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने हाल ही में इनॉग्रेट किया है टी सेतु, जो कि उड़ीसा का सबसे बड़ा ब्रिज है। कौन से रिवर पे है, महानदी रिवर, और कहाँ पे है ये, कटक डिस्ट्रिक्ट में। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने डिसाइड किया है कि ये 1% रिजर्वेशन प्रोवाइड करेंगे ट्रांसजेंडर्स को उनकी सभी पुलिस स्ट्रीम के अंदर, ताकि जो ट्रांसजेंडर हैं ये मेन स्ट्रीम में आए और जो इनका स्टीरियोटाइप बना हुआ है सोसाइटी के अंदर उसको ये ब्रेक कर सकें। आपको उस स्टेट का नाम कमेंट्स में लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, इन विच कंट्री इज द लार्जेस्ट स्टोन बुद्धा स्टैचू फाउंड? तो चाइना का लेशान जायंट बुद्धा, जो कि 233 फीट टॉल स्टोन स्टैचू है, ये लार्जेस्ट और टालेस्ट स्टोन बुद्धा स्टैचू है पूरी दुनिया के अंदर। ठीक है, और ये जो स्टैचू है ये फेस करती है माउंट एमी को, जो कि ऑलरेडी लिस्टेड है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1996 से। याद रखिएगा, इंडिया का सबसे बड़ा बुद्धा स्टैचू कहाँ है, बोध गया बिहार में, और ये किसने डेवलप किया था, बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन में। ठीक है, और ये जो स्टैचू है ये 100 फीट की है और 30 फीट हाई है। इसको पूरा का पूरा फाइबर ग्लास से बनाया गया है। ठीक है, देखिए बुद्धिज्म के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं जो कि आपके स्टैटिक जीके के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले गौतम बुद्धा का जन्म हुआ था 563 बीसी में। कौन सी फैमिली में, शाक्य क्षत्रिय फैमिली में। ठीक है, उसके बाद इन्होंने पहला सरमन दिया था अपना सारनाथ में। इनको इनलाइटनमेंट मिल गया था जब ये 25 साल के थे। कौन सी ट्री के नीचे, बोधि ट्री। ठीक है, और इसी बोधि ट्री को 2 बार कट डाउन किया 2 राजाओं ने। पहली बार पुष्यमित्रा सुंगा ने किया था 2nd सेंचुरी बीसी में, और दूसरे किंग हैं किंग शशांक, इन्होंने किया था 600 AD में। ठीक है, बर्थ प्लेस क्या है इनका, इसका नाम है लुम्बिनी गार्डन। लुम्बिनी गार्डन में इनका जन्म हुआ था, और डेथ प्लेस इनका है कुशीनगर। कुशीनगर में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, 3 पिटक बहुत इंपॉर्टेंट हैं इनके एज से। 3 पिटक लिखे गए थे पाली लैंग्वेज में, लैंग्वेज भी पूछी जाती है कई बार। कौन कौन से हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ठीक है, इसके अलावा 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी 400 BC के आसपास, और इसको किसने करवाई थी, अजात शत्रु ने। कहाँ पे कराई थी, राजगीर में, और इस काउंसिल के प्रेसिडेंट थे महाकसप्पा। ठीक है, फिर सेकेंड काउंसिल होती है 383 BC में, और इसको करवाई थी अशोका ने, और इसको करवाई थी काल अशोका ने। प्रेसिडेंट थे सबगामी,
और कहाँ पे करवाई गई थी? वैशाली में। ठीक है, फिर थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करें तो ये लगभग 250 BC के आसपास हुई थी और इसको किसने करवाई थी? अशोका द ग्रेट ने। इसके प्रेसिडेंट कौन थे? इनके सबसे छोटे भाई टिस्सा। और कहाँ पे करवाई गई थी? पाटलिपुत्र में। ठीक है, और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करें तो सबसे पहले याद रखिएगा कि इकलौती काउंसिल है जो कि AD में हुई थी। ठीक है, और ये 72 AD के लगभग हुई थी और कहाँ पे हुई थी? कश्मीर में। किसने करवाई थी? कनिष्का ने। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे? वासुमित्र। ठीक है, तो ये चारों काउंसिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है कि किसने करवाई या फिर कहाँ हुई या प्रेसिडेंट कौन थे, तो इसको सिंपली एक टेबल फॉर्मेट में आप याद रख सकते हैं। फाइन। अगर पैट्रोनेज की बात करें किसने करवाई थी तो आप इसको एक से भी याद रख सकते हैं। अजातशत्रु, कालसुका, फिर अशोका और कनिष्का, ऐसे करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, विच स्टेट टॉप्ड द लिस्ट एट द नेशनल लेवल इन फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज? सबसे पहले फुल इम्यूनाइजेशन से आप क्या समझते हैं? मतलब इसमें जो प्रिवेंटिव डोजेज होती हैं जो 12 डिफरेंट तरह की डिजीज़ के लिए लगती हैं, जिसमें पोलियो भी आता है, TB आता है, जॉन्डिस आता है, एट्सेट्रा, उसकी बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो IMI मतलब इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 4.0 को रोल आउट किया गया उड़ीसा स्टेट में। कब? 7 मार्च को। ठीक है, ताकि यहाँ पे फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज अचीव किया जाए टारगेटेड वुमेन और चिल्ड्रन के लिए। ठीक है, तो हाल ही में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 रिलीज करी गई, जिसमें इन्होंने बताया कि उड़ीसा ने टॉप किया है इस लिस्ट को, जिसमें कि फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज कंप्लीट किया गया विथ 90.5% ऑफ फुल इम्यूनाइजेशन। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने पार्टनर किया विद कैमरा फर्म स्नैप इंक। ठीक है, इनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी है जिसका नाम है स्नैपचैट। और अब ये ड्राइव करेंगे इनके साथ मिलके ऑगमेंटेड रियलिटी को यूथ्स के अंदर। ठीक है, तो स्नैप इंक लगभग 12,000 टीचर्स को ट्रेन करेगा ऑगमेंटेड रियलिटी के ऊपर अगले 2 सालों के टाइम फ्रेम के अंदर। और जो स्नैप है ये स्पेशल वर्कशॉप्स कंडक्ट कराएंगे ताकि जो यंग वुमेन हैं इंडिया में उनको इनकरेज किया जाए ऑगमेंटेड रियलिटी की तरफ एज पार्ट ऑफ इट्स लेंसेथॉन। ठीक है, लेकिन इसके अलावा गवर्नमेंट ने रिलीज किया था अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट 2021 के अवार्ड। ठीक है, इसमें जो टॉप पोजीशन था वो किसने अचीव किया? IIT मद्रास ने। ठीक है, किस कैटेगरी में? टेक्नोलॉजी की कैटेगरी में। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि नीति आयोग ने हाल ही में अपना 4था हेल्थ इंडेक्स जारी किया, जिसमें इन्होंने ये बताया कि केरला सबसे टॉप पे है विद रिस्पेक्ट टू ओवरऑल हेल्थ परफॉर्मेंस। लार्जर स्टेट्स की बात करते हैं तो। ठीक है, तो टॉप 5 स्टेट कौन हो गए? सबसे पहले था केरला, फिर तमिलनाडु, फिर तेलंगाना, इसके बाद आंध्र प्रदेश और फिर महाराष्ट्र। ठीक है, याद रखिएगा बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश बॉटम पे हैं। ये बॉटम 3 स्टेट्स हैं। ठीक है, क्या आप बता सकते हैं कि इंडिया का पहला प्लेयर कौन है जिसने कि सिल्वर मेडल जीता है एट द BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप? हाल ही में ऐसा हुआ है, आपको कमेंट्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 9, इंडियाज फर्स्ट वुमेन ओन्ड इंडस्ट्रियल पार्क इज लोकेटेड इन विच सिटी? तो इंडिया का पहला वुमेन ओन्ड इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ पे शुरू किया जाएगा? हैदराबाद के अंदर 25 ग्रीन प्रोजेक्ट को इंक्लूड करते हुए। ठीक है, और ये जो पार्क है ये प्रमोट कौन करेगा? FLO मतलब फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। किसके साथ मिलके? तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ में मिलके। ठीक है, इसके लिए इन्होंने लागत कितनी एस्टिमेट की है? 250 करोड़ रुपीस तक की। इसके अलावा बहुत बार हमने देखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में अप्रूव किया है कि एक प्लास्टिक पार्क सेटअप किया जाएगा मैंगलोर कर्नाटका में। ठीक है, और लागत कितनी होगी इस पार्क की? 62.77 करोड़ रुपीस। ठीक है, और इस टोटल कॉस्ट के अंदर में जो 50% होगा वो यूनियन गवर्नमेंट देगी और जो रेस्ट 50% है वो कर्नाटका इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलपमेंट बोर्ड बॉन्ड करेगा। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा था कि हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिस्टर जितेंद्र सिंह ने इनॉग्रेट किया था पहला ओपन रॉक म्यूजियम। कहाँ पे? हैदराबाद में। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर SPIC रिसेंटली सेटअप अ फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इन विच स्टेट? तो लीडिंग फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर SPIC, जिसका फुल फॉर्म है सदर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन्होंने सेटअप किया एक फ्लोटिंग
सोलर प्रोजेक्ट कहाँ पे, थूथुकुडी में जो है तमिलनाडु में, ठीक है। और ये जो प्लांट है ये जनरेट करेगा लगभग 42 मिलियन यूनिट्स ऑफ क्लीन एनर्जी पर ईयर और ये हेल्प करेगा टू रिड्यूस द वाटर एवोपरेशन प्रॉब्लम इन रिजर्वायर, ठीक है। और एस्टिमेटेड कॉस्ट इसकी कितनी आई, 150 करोड़ रुपीस। इसके अलावा धर्मा गार्डियन 2022 जो कि एक एनुअल मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज होती है इंडिया और जापान के बीच में, ये हाल ही में कंडक्ट की गई 27 फरवरी से लेके 10 मार्च तक, कहाँ पे, कर्नाटका में। तो सिंपली याद रखिएगा धर्मा गार्डियन कौन सी 2 कंट्रीज की एक्सरसाइज है, इंडिया और जापान। फिर इसके बाद हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर पावर मिस्टर आर.के. सिंह ने हाल ही में लॉन्च किया वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर को, किसकी हेल्प के साथ में मिलके, पावर ग्रिड, ठीक है। तो सिंपली पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी PSU है जिसने डेवलप किया है वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर को, जिसको कि हाल ही में लॉन्च कर दिया गया है। आंसर है पावर ग्रिड। तो आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़िए। जो आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं, विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा। बस आपको कंसिस्टेंट और पेशेंट रहने की जरूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आपको आज का सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम लोग मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, Minu Zartsana signing off.